नमस्कार। आज की इस ऐतिहासिक चर्चा में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जो लगभग भुला दिया गया है। मतलब एक ऐसा दौर जब समंदर की लहरों पर एक अविश्वसनीय नौसैनिक शक्ति का राज हुआ करता था। ये सिर्फ कोई आम इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि भव्यता और तकनीक की एक ऐसी कहानी है जो सच में हैरान कर देने वाली है। कहा जाता है ना कि वक्त इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बेरहम कहानीकार है। बिल्कुल सच है। वक्त ने कितने ही बड़े बड़े साम्राज्यों को मिट्टी में मिलते देखा है। लेकिन अगर आज हम समंदर की लहरों से पूछें कि इतिहास का सबसे सुनहरा दौर कहाँ था, तो उनका इशारा यकीनन दक्षिण भारत के उन तटों की तरफ होगा जहां कभी चोल साम्राज्य का परचम पूरी शान से लहराता था। तो चलिए इसी सबसे महान कहानीकार यानी वक्त के इस कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। पूरे 1000 साल पहले। जी हाँ, 1000 साल। जरा इस बात पर गौर किया जाए कि जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से सिर्फ लकड़ी की छोटी छोटी नावों तक ही सीमित थे और समंदर की गहराइयों से खौफ खाते थे, ठीक उसी समय भारत के पास एक ऐसी विशाल नौसेना थी जो दुनिया के बड़े बड़े समंदरों को बेखौफ फतेह कर रही थी। है ना कमाल की बात? तो वैश्विक व्यापार की इन जड़ों को और इन शुरुआती समुद्री कदमों को समझना काफी दिलचस्प हो जाता है। अब देखिए, एक तरफ हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसे प्राचीन काल में मेलुहा भी कहा जाता था, जिसने वैश्विक समुद्री व्यापार की शुरुआती नींव रखी थी। और वहीं दूसरी तरफ है चोल राजवंश। चोलों ने सिर्फ व्यापार के इस विचार को आगे ही नहीं बढ़ाया, बल्कि सच कहें तो एक ऐसी एडवांस्ड और परिष्कृत नौसैनिक इंजीनियरिंग विकसित कर ली जिसने समंदर के सारे नियम हमेशा के लिए बदल कर रख दिए। और जब हम इनकी तकनीक की बात करते हैं तो जिक्र आता है उन विशाल लकड़ी के किलों का जो असल में अजेय चोल जहाज हुआ करते थे। ये कल्पना करना ही अद्भुत है कि यूरोपीय ताकतों के समंदर में उतरने से बहुत पहले चोल साम्राज्य के ये विशाल जहाज, जिन्हें चलते फिरते लकड़ी के किले कहना ज्यादा सही होगा, प्रशांत महासागर की लहरों को पूरी शान से चीर रहे थे। इन विशाल जहाज़ों की वजह से चोलों की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत महासागर के एक बहुत बड़े हिस्से पर उनका दबदबा कायम हो गया था, एकदम बेजोड़। अब ये सब रातों रात हुआ कोई चमत्कार तो था नहीं, ये स्टेप बाय स्टेप हुआ। सबसे पहले अपनी नौसैनिक इंजीनियरिंग को एकदम परफेक्ट और अचूक बनाया गया। फिर उस दमदार तकनीक के दम पर दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापारिक और सामरिक रास्तों पर अपना वर्चस्व कायम किया गया। और अंत में प्रशांत महासागर के विशाल क्षेत्रों तक साम्राज्य का ऐसा अभूतपूर्व विस्तार हुआ जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। इसी दबदबे से जन्म होता है एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट का, द चोल लेक, यानी बंगाल की खाड़ी पर एक छत्र राज। तो आखिर चोल लेक का मतलब क्या है? इसकी परिभाषा एकदम साफ है। चोल नौसेना द्वारा पूरी बंगाल की खाड़ी को अपने कंट्रोल वाले एक संप्रभु क्षेत्र में बदल देना। जरा विचार करें, एक इतना विशाल जल निकाय जिसे आज हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं, उसे शक्तिशाली नौसेना ने इतनी मजबूती से अपने नियंत्रण में ले लिया था कि वो प्रभावी रूप से एक भारतीय झील बनकर रह गई थी। मतलब बिना इनकी इजाजत के वहां व्यापार या आवाजाही तो दूर की बात है, कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता था। और इस पूरी कामयाबी और भव्यता के पीछे था एक दूरदर्शी नेतृत्व, राजेंद्र चोल का विजन। इस नौसैनिक बेड़े के सबसे महान कमांडर के इस असीमित संकल्प को सुनना अपने आप में रोंगटे खड़े कर देता है। मैं राजेंद्र चोल हूं, मेरी तलवार ने सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि समंदर को भी जीता है। ये सिर्फ कोई वाक्य नहीं है, ये इस बात का एक पुख्ता सबूत है कि उनके विजय अभियानों का पैमाना सिर्फ जमीनी सीमाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि अनंत महासागरों की लहरों तक फैला हुआ था। तो अंत में यह सवाल जरूर उठता है कि भारत की इस भूली हुई नौसैनिक भव्यता को जानने के बाद क्या वैश्विक समुद्री इतिहास की हमारी समझ पूरी तरह नहीं बदल जाती? बिल्कुल बदल जाती है। प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग और इस दबदबे के असली पैमाने को समझना इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि अतीत की गहराइयों में अभी न जाने कितने और राज दबे हैं जिन्हें जानना बाकी है। आज के इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।